हेलो बच्चों, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 1 जो है हाई स्कूल में रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण में आज हम हेडिंग ली है रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण में आज हम उसके बारे में जानेंगे और क्या होता है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, उसके बारे में डिफिनीशंस क्या होती हैं, किस प्रकार निरूपण करते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों, हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आपका केमिकल रिएक्शन है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु एक या तो एक हो सकता है या तो एक से अधिक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं पुनर्व्यवस्थित होता है, मतलब पुनः अपने स्थानों में परिवर्तन करके, ठीक है, स्थान आपस में परिवर्तन करते हैं, फिर उसका पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि पुनः निर्माण होता है, रीअरेंजमेंट होता है, फिर होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाते हैं तो हमारे क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन और O2 के साथ अपक्रिया करा के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। मतलब एक या दो हमने पदार्थ लिए, एक कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और इनका क्या होगा, पुनर्व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। या तो एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करेंगे। यहाँ तो दो पदार्थ हमने आकार कितने लिए, दो लिए हैं और उत्पाद मिल रहा है एक हमको, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला, जब हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, O2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2 मिलता है। CO2 इस प्रकार लिखेंगे, बेस में 2 रहेगा। यहाँ पर जो जब पीडअप बनाई जाती है उसे नहीं आता है, तो बेस में O2 में, यहाँ पर बेस में 2 रहेगा, यहाँ पर O2 में और 2 नीचे बेस में रहेगा। ठीक है बच्चों, अभिकारक हो जाता है और उत्पाद होते हैं। यहाँ अगर हम रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो अभिकारक हम लेते हैं। जब अभिकारक की अपक्रिया हम कराते हैं आपस में, तो एक नए पदार्थ के रूप में, उत्पाद के रूप में हमें कोई नई चीज़ प्राप्त होती है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन गैस की अपक्रिया हम आपस में करा रहे थे तो हमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। ठीक बच्चों, तो हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु जो पुनर्व्यवस्थित होते हैं होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अभिकारकों तथा उत्पादों के ठोस, गैस, द्रव तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः हम कैसे लिखते हैं? देखिए, उत्पाद ठोस को हम लिखते हैं S, यहाँ पर आएगा बच्चों। यहाँ पर गैस को हम G से लिखते हैं, द्रव को L से लिखते हैं और जलीय अवस्थाओं को हम AQ से लिखते हैं, AQ से लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, ठोस को हम सॉलिड कहते हैं, इसलिए उसका पहला अक्षर S लिया जाता है। गैस को हम गैस में कहते हैं, GAS होता है, उसका पहला अक्षर G लिया जाता है। द्रव लिक्विड होता है, लिक्विड का पहला अक्षर L होता है और जलीय अवस्थाओं में AQ को लिखा जाता है। ठीक बच्चों, इसे हम दर्शाते हैं। फिर आगे आती है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से कि किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं तथा बनने वाले पदार्थ या यौगिक होते हैं, इनको सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो आपकी रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले तत्वों को हम जो कहते हैं अभिकारक कहते हैं, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो क्रिया के लिए हम अभिकारक लेंगे, तत्व लेंगे, उनको हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के उपरांत, मतलब बाद में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक तथा उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरणों का निरूपण हम किस प्रकार करेंगे, यानी कि दर्शाएंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। क्या है हेडिंग? रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया यानी कि रासायनिक परिवर्तन का निरूपण हम निम्न प्रकार किया जा सकता है।
हम नीचे जो अभी टेबल पढ़ेंगे, उसके जो टाइटल होगा उसके बारे में जानेंगे किस प्रकार से हम रासायनिक अपक्रिया में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसका हम किस प्रकार से निरूपण कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानो। देखिए बच्चों, ये आपका एक डायग्राम होगा इस प्रकार का, ये जो गोल हम खींच रहे हैं। देखिए इधर अपकारक होते हैं और बीच में एरो का साइन इस प्रकार से लगा होता है। हमने छोटा लगाया है, यहाँ पर छोटा लगता है बच्चों। ऊपर तीर के ऊपर ताप दाब जो कि भौतिक अवस्थाएं होती है उसमें जो परिवर्तन होता है। नीचे उत्प्रेरक का कार्य यहाँ पर यह है कि रासायनिक अपक्रिया को तीव्र गति से कराना। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, यहाँ पर अगर अपक्रिया जो है मंद है, अगर उत्प्रेरक को हम मिला देते हैं तो अपक्रिया तेजी के साथ होने लगती है। जब ये एरो के बाद में जो राइट साइड में लिखा जाता है उत्पाद के रूप में, ये उत्पाद यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार से निरूपण करते हैं। इधर अभिकारक होते हैं और तीर के इस साइड में राइट साइड में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तीर के ऊपर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ताप है, दाब है और भौतिक अवस्थाएं जितनी भी हैं ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक। ठीक बच्चों, अभिकारक भी भौतिक अवस्था है, ठीक बच्चों, और उत्पाद भी आपकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखा जाएगा। ठीक बच्चे, अपकारक सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जैसे इधर होगा अपकारक के रूप में होगा, उसी प्रकार अगर उत्पाद में क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस या एक्यू के रूप में, जलीय अवस्था के रूप में कुछ भी बन सकता है। अब देखो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए पहली हेडिंग क्या है, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराने से पहले जो हम तत्व लेते हैं या यौगिक लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अब क्या होगा, जो हम अभिकारक लिए थे, क्रिया कराने के बाद जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं नए पदार्थ के रूप में, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक बच्चों, फिर है आपका भौतिक अवस्था। देखिए भौतिक अवस्था में देखिए ठोस को हम क्या लिखे हैं, एस के रूप में, द्रव को एल के रूप में, लिक्विड कहते हैं, गैस को जी से प्रदर्शित किया गया, वाष्प को वी से और जलीय अवस्था को हम एक ही के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ताप को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ताप को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपका साइन बनता है डेल्टा का। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद मध्य योजन, ये आपका जो बीच में तीर लगा होता है इस प्रकार का, तो मध्य योजन चिन्ह जब प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो, जब प्रक्रम क्या अनुत्क्रमणीय हो, और मध्य योजन चिन्ह जब प्रक्रम उत्क्रमणीय हो, मतलब इस प्रकार का भी साइन लगता है, इस प्रकार का ये लगता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। फिर आता गैसीय उत्पाद। गैसीय उत्पाद के लिए हम एरो ऊपर की ओर लगाते हैं। ठीक बच्चों, गैसीय उत्पाद के लिए तीर जो है ऊपर की ओर लगाते हैं, जैसा कि प्रदर्शित है यहाँ पर ये। फिर अवक्षेप के रूप में अगर मिल रहा है, मतलब क्या चूना अगर मिला तो चूना के अवक्षेप मिलता है नीचे तो बैठ जाता है नीचे, इस प्रकार से तीर लगाएंगे, अवक्षेप का साइन हो गया। ठीक बच्चों, फिर देखिए नीचे देखिए जस्ता यानी जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। अगर जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, यानी कि जड़ियन, यहाँ पर जड़ो जिंक को क्या कहते हैं, जड़ियन कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या H2SO4 की अपक्रिया अगर हम जिंक से अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है, जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलती है। इस रासायनिक अपक्रिया का यह कथन निम्नलिखित दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यानी कि दो प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम करेंगे शब्दों के द्वारा, ठीक, शब्दों द्वारा निरूपण या रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स, मतलब शब्दों के माध्यम से। अतः शब्दों द्वारा जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अपक्रिया को हम निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। देखिए नीचे एक क्वेश्चन लिखी हुई है, समीकरण लिखी हुई है। देखिए लिखा जस्ता यानी जिंक की अपक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पर इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सूत्रों के द्वारा प्रदर्शन नहीं किए हैं, केवल हम शब्दों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर जस्ता हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम शब्दों के माध्यम से लिखेंगे और जो हमें चीज़ प्राप्त होगी उसको हम भी शब्दों के माध्यम से। तो उत्पाद के रूप में क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक, उसके नीचे लिख देंगे जिंक कैसा है, ठोस है, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन है और जिंक सल्फेट ये भी विलयन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये ऊपर की ओर तीर हो जाएगा। ठीक बच्चों,
फिर देखिए, यह रासायनिक अपक्रिया के निरूपण की वैज्ञानिक विधि नहीं है और इस प्रकार निरूपण में भी समय अधिक लगता है। क्या मिलता है? समय लगता है। अगर हिंदी में लिखोगे, शब्दों के माध्यम से लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ये वैज्ञानिक विधि नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम लिखेंगे शब्दों के माध्यम से तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या कार्बन के अणुओं को हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसलिए यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक बच्चों। फिर देखिए, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल्स एंड फार्मूले। मतलब प्रतीकों सूत्रों द्वारा अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कम लगता है, मतलब समय कम लगता है और वैज्ञानिक विधि है और हम इसके माध्यम से अणुओं की संख्याओं को हम बराबर कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को तत्वों और यौगिकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षेप में निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जो हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे उनको हम तत्वों और यौगिकों के स्थान पर क्या लिखेंगे, उनके प्रतीकों मतलब चिन्हों को, सूत्रों को हम दर्शाएंगे संक्षेप में। जैसे जस्ता को हम जिंक कहते हैं, जेडियन कहते हैं सोलिड फॉर्म में, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, H2SO4 कहते हैं। ठीक, अब जब इन दोनों की अपक्रिया हम कराते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जिंक कैसा है? ठोस है। हाइड्रोजन जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है लिक्विड है, तो ये लिखा हुआ जिंक सल्फेट मिलेगा वो भी लिक्विड है और हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो उसको हम गैस के फॉर्म में लिखते हैं। सभी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी हुई हैं। ठीक बच्चों। फिर देखिए आगे, रासायनिक अपक्रिया के निरूपण की वैज्ञानिक विधि। जो हम सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से जो लिखते हैं वो क्या, कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि है और इसमें समय भी कम लगता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके प्रतीकों और आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। जब हम ये जो आपने सब प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से आपने समीकरण को लिखा है वो कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि है और इसमें समय कम लगता है। जब हम रासायनिक अपक्रिया को हम अभिकारकों और उत्पादों के नामों के स्थान जब शब्द के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे थे तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो उन शब्दों के स्थान क्या करते हैं, उनके प्रतीकों आणविक सूत्रों द्वारा हम क्या करते हैं, निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, जो हम समीकरण लिखते हैं वह रासायनिक समीकरण कहलाती है बच्चों। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। समीकरण जो आपके रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक संतुलित होती है, एक कंकाली समीकरण होती है। कंकाली रासायनिक समीकरण देखिए कौन सी है। जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण की सूत्रों तथा संकेतों के रूप में लिखते हैं। कोई भी आप रिएक्शन करें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की गैस मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराएं, तो उसमें जो सूत्र या संकेतों को हम लिखते हैं उनके, तो वह कंकाली अथवा असंतुलित समीकरण होती है, क्योंकि उसमें हम अक्षरों या अणुओं को अभी बैलेंस नहीं किए थे। क्योंकि अगर हम बैलेंस करते तो कौन सी हो जाती है? संतुलित हो जाती है। जब तक रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी तब तक वो कौन से समीकरण करेगी? असंतुलित समीकरण, जिसको हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। जैसे H2 और O2 मिलकर जल बनाते हैं, इसे कंकाली समीकरण के रूप में इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ समीकरण बैलेंस है। देखिए हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 2 दूना 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पर 2 इधर लगा देंगे हम, तो आपकी इक्वेशन जो है समीकरण जो है कि बैलेंस हो जाएगी। इस प्रकार की संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार हो जाएगी आपकी। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्ष यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। यानी जिंक जेडियन प्लस H2SO4 गिव्स आउट JnSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए ये आपके इक्वेशन जो है बैलेंस है। देखो जिंक के कितने अणु हैं? यहाँ पर एक है, इधर भी दाएं साइड में कितना है? एक अणु है जिंक का। फिर देखिए सल्फर का एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर है SO4, यानी ऑक्सीजन के 4 अणु इधर भी है, 4 अणु इधर भी है। हाइड्रोजन के इधर भी 2 अणु है, हाइड्रोजन के इधर भी 2 अणु हैं, यानी कि ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या बराबर हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए आगे,
जो आपकी जो ये अपक्रिया है, जो कि इस अपक्रिया में अभिकार को यानी कि LH लेफ्ट हैंड साइड में जेडियन यानी कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है राइट हैंड साइड के परमाणु की संख्या के बराबर है, अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कि आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है किस नियम का पालन करती है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। फिर देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन कौन सी हो सकती है। पहला पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित करना कहलाता है। जो कि आप असंतुलित मतलब बैलेंस नहीं है एक समीकरण, उसको हम संतुलित करने के लिए जो प्रक्रम अपनाते हैं उसे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहते हैं। पहला देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए कि एक तत्व का संकेत या यौगिक का सूत्र कभी भी बदलता नहीं है। यानी जिंक है तो जिंक ही रहेगा, वहाँ पर क्लोरीन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, सल्फर नहीं हो सकता है। अगर जिंक है तो जिंक ही रहेगा। अगर बाएं साइड में जिंक लिया गया है तो लेफ्ट साइड में जिंक का ही उत्पाद बनना चाहिए। देखिए समीकरण में हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 और नाइट्रोजन को N2 और क्लोरीन को Cl2 और ब्रोमीन को Br2 और फ्लोरीन को F2 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये द्विपरमाणु क्या है? द्विपरमाणु हैं। फिर देखिए एकक परमाणु तत्वों को उनके संकेतों द्वारा लिखा जाता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, चांदी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या एकल परमाणु है। फिर है आपका सबसे पहले शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। मतलब क्या है? शब्दों के माध्यम से जो इक्वेशन लिखी होती है उसको हम सूत्रों के माध्यम से हम लिखते हैं, पहले सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से, ठीक है। फिर उसकी क्या करते हैं, फिर जहाँ हम टूट करते हैं हिट एंड ट्रॉयल विधि से संतुलित करते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रॉयल विधि से संतुलित करते हैं। जैसे जिंक है यहाँ पर तो दूसरी तरफ क्या जिंक ही लिया गया है। H2SO4 है तो यहाँ पर क्या बनता है? सल्फर इसके साथ सल्फेट इससे जुड़ जाएगा जिंक के साथ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से हम आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा कि आज हमने रासायनिक अपक्रिया पढ़ी है, रासायनिक समीकरण पढ़ा है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम बहुत सी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने में कुछ सक्षम रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अपने दोस्तों का भी फ़ायदा इससे कराएं और उनको भी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। जितने भी प्रकार हैं इस टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद नया टॉपिक चालू होगा। ठीक बच्चों, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि आपकी 4 विधियां होती हैं, चारों विधियों को अच्छे तरीके से एक ही टॉपिक में क्लियर कराएंगे। ठीक बच्चों, अगर टॉपिक बड़ा होता है तो हर एक हेडिंग को अलग अलग तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।